तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज़ एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या है कि जैसे ये हम लोग कंप्लीटली नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, अगर हम कुछ भी करेंगे लेकिन तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीट जो है वो उसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इन मैनी केसेस इट इज़ अनडिज़ायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो तो हम तो डिज़ायरेबल नहीं है ना, लेकिन वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन वो हमको डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, उसको समझा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पीछे जाके देख लें। तो आगे बात करते हैं कि हाउ एवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस। जैसे यूजफुल एप्लीकेशंस किस में होता है, जैसे इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, जैसे आयरन हो गया, प्रेस हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें चाय बना लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटर है, आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। और वो कौन सा हीटिंग होता है इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने टंगस्टन फिलामेंट के बारे में पढ़ा कि उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो क्या होता है, वो हीट होता है, हीटअप होता है और इलेक्ट्रिक करंट, वो हीट होता है और वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने वो जैसे जो 100 वाट का बल्ब हम लोग यूज़ करते थे जो पीला वाला लाइट होता था, लेकिन उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही थी, तो हम लोगों ने इनोवेट करके किस में हम लोग ट्रांसफ़र किया अपने आप को, एलईडी में आए। पहले तो सीएफएल में आए, उस बल्ब से सीएफएल में आए। सीएफएल का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। फिर सीएफएल के बाद हम लोग किस में ट्रांजिशन में आए, एलईडी में आए। तो हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी थी वो हम लोग क्या करते गए, मिनिमाइज़ करते गए, जैसे बल्ब में ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, है ना। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी को कंजर्व करने की प्रोसेस क्या हुई, अच्छी हो गई, है ना। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम लोगों ने मिनिमाइज़ कर लिया। अब एलईडी से आगे बल्ब जो है डिस्कवर किया जा रहा है, जैसे नियॉन बल्ब है और भी कई तरीके के बल्ब हैं जो जिसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, ज़रा सी एनर्जी में वो 10 साल 20 साल चल रहे हैं। ऐसे ऐसे बल्ब जो है इन्वेंट करने की कोशिश करी जा रही है। रीज़न कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी का हो, कम हो, ठीक है। तो अ स्ट्रॉन्ग, अब आगे बढ़ते हैं, हीट जनरेटेड एज इट पॉसिबल सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट, ये बल्ब के बारे में हो गया। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। तो मतलब क्या है कि वो वायर इस तरह से होना चाहिए कि वो मेल्ट ना हो, अगर उसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है तो वो उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट ना हो, वैसा वायर भी चाहिए, नहीं तो अगर मेल्ट हो जाएगा तो हम लोग का लॉस हो जाएगा भाई, बल्ब खराब हो गया, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। तो मतलब इतना हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसमें चाहिए तब जाके वो फिलामेंट क्या होगा, मेल्ट होगा, है ना। तो लेकिन टंगस्टन तो इतना वो रेज नहीं कर पाता है, इस वजह से वो क्या होता है, वो वायर हम लोग अपने हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि वो जो थर्मली आइसोलेटेड मतलब वो वायर और किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा वो फर्दर एनर्जी उसको डिसिपेट करेगा, उसको देगा और एनर्जी ये हीटिंग इफेक्ट में कंज्यूम करता रहेगा। तो अगर वो आइसोलेटेड है तो वो जो अपना पीक टेम्परेचर यूज़ कर पा रहा है वो उतना ही रखेगा, है ना। जैसे अभी मान लो हीट जैसे ट्रांसफ़र नहीं होता है, जैसे हीट ट्रांसफ़र कैसे, जैसे एक बाल्टी पानी लो उसमें वो गर्म हो और दूसरी बाल्टी पानी क्या है, ठंडी है, तो अगर दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो हीट एनर्जी विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिसमें से बाल्टी जो गर्म है वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए, ठीक है। तो लेकिन इसी अगर कांटेक्ट को हम हटा दें तो फिर वो जो इंडिविजुअल टेम्परेचर है उनमें जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होगा वो होगा, लेकिन कांटेक्ट में आएंगे तो वो ज़्यादा तेज डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उसको आइसोलेटेड रखना चाहते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस ना क्रिएट हो। तो यही वो कह रहा है कि द थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल।
using insulating support. The bulb are usually filled with chemically inactive nitrogen या argon. ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो बल्ब का जो स्पेस है वो उसको हम उसमें हम लोग क्या भरते हैं, इनएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देते हैं. टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट. क्यों भरते हैं उसको नाइट्रोजन या आर्गन को, कि जो लाइफ है फिलामेंट की वो क्या हो सके, बढ़ जाए. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. तो ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हीट में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा पार्ट है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. ठीक है, लाइट जो है रेडिएट कर रही है, ये है. अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज वायर. अब फ्यूज वायर क्या होता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, फ्यूज वायर क्या होता है, जैसे कि मान लो मेन सप्लाई, मेन तार है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. ठीक है, अब अगर मान लो फ्यूज वायर हम लोग कहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे मेन सर्किट में इंटर किया, जैसे 220 वोल्ट की वायर आया हमारे घर के एक मेन सोर्स पे आया, उसके बाद में हमने एक फ्यूज़ वायर लगा दिया. फ्यूज़ वायर का काम क्या है कि जैसे मान लो 220 वोल्ट है, आने को है. ठीक है, अब अगर मान लो वो वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो वो जो फ्यूज़ वायर है वो हीट ज़्यादा हो जाएगा, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो हुआ तो वो ब्रेक कर जाएगा. तो उसकी एक लिमिट है कि जैसे वो उतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बर्दाश्त कर सकता है. अगर उससे करंट ज़्यादा हुआ तो वो मेल्ट हो जाएगा, और जब वो मेल्ट हो गया तो वो ब्रेक हो गया, और जब वो ब्रेक हो गया तो हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं वो क्या हैं, सेफ़ हैं. कैसे सेफ़ हैं, क्योंकि वो जो हाई अमाउंट ऑफ वायर से करंट आ रहा था वो नहीं आ पाया, तो बचाया कौन, फ्यूज़ वायर, है ना. तो ये फ्यूज़ वायर का बेनिफिट है. और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का कितना बढ़िया यूज़ हो पाया इसमें हम लोगों में, हम लोग उसको बढ़िया यूज़ कर पाए फ्यूज़ वायर को यूज़ करके. ठीक है, तो फ्यूज़ को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन अ सीरीज़ यूज़ करते हैं, है ना. द फ्यूज़ इज प्लेस्ड इन सीरीज़ विद द डिवाइस. तो कोई भी डिवाइस है तो हम लोग जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस R1 है, इसको हम लोग बताएं नहीं, पिछली वीडियो में देखा कि इसको लोड भी बोलते हैं हम लोग. लोड मतलब जैसे ये फ़ैन हो गया या फ्रिज हो गया या कूलर हो गया, कुछ भी है. ठीक है, तो ये मान लो एक रेजिस्टेंस, ये एक लोड हो गया, जिसे मान लो फ़ैन मान लो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया. तो इसके सीरीज़ में हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्यूज़ वायर लगा दिया. क्या लगा दिया, फ्यूज़ वायर. तो अगर मान लो ये फ़ैन हमारा 20 एम्पियर के करंट पे काम कर रहा है ना. अब अगर मान लो करंट सडनली इंक्रीज़ हो जाए, 20 से 50 एम्पियर हो जाए, है ना, तो तब तो ये फ़ैन ख़राब हो जाएगा. तो इस वजह से हम लोग और ये फ्यूज़ वायर को यूज़ करते हैं हम लोग सीरीज़ में, क्योंकि अब यहाँ से अगर मान लो ये 50 एम्पियर यहीं से तो आ रहा है, तो ये फ्यूज़ वायर जो है 20 एम्पियर तक के करंट को वो झेल सकता है, और अगर इससे करंट ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा, इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा. तो जैसे ही करंट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 50 से मान लो 55 एम्पियर का आने शुरू हुआ, ये वायर क्या हुआ, गर्म होकर मेल्ट हो गया, और ये डिवाइस हमारा ख़राब होने से बच गया. तो ये बेनिफिट ऑफ फ्यूज़ वायर है ना. और फ्यूज़ वायर किस पे काम कर रहा है, जूल्स, है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक, सही समझ में आई बात. और कौन सा बल्ब में कौन सा गैस हम लोगों ने यूज़ किया था, बल्ब में इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन. इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन क्यों यूज़ किया था, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ किसका, फिलामेंट का. किसका लाइफ एक्सपेंड करने के लिए, फिलामेंट का. ठीक, द फ्यूज़ इज प्लेस्ड इन सीरीज, ये हो गया. द मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया. मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा. इफ अ करंट larger than specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. ये बताया मैंने. the melt the fuse wire and breaks the circuit. ठीक है, it melts the fuse wire. The fuse wire is usually encased in cartridge of porcelain or similar material with metal ends. अब फ्यूज़ वायर जैसे एक पोर्सिलिन एंड्स है, जैसे एक छोटा सा बॉक्स सिलेंड्रिकल ग्लास का होता है, इसके बीच में वायर होते हैं, ऐसे होता है. वायर, मेन वायर इधर से आ रहा है, सो देखो फिर क्या होता है, जब करंट इसमें बढ़ गया तो ये गर्म हो गया, और ये फ्यूज़ वायर क्या हुआ, टूट जाता है. और ये टूट गया तो सर्किट क्या हो गई, सर्किट क्या हो गई, सर्किट ब्रेक हो गई. और जब सर्किट ब्रेक हो गई तो करंट का फ्लो रुक गया. ठीक, cartridge of porcelain or similar material with metal ends. The fuse
used for domestic purposes are rated as 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5 और 10 एम्पियर या एट्सेट्रा, है ना। इतने एम्पियर का फ्यूज वायर यूज़ करते हैं हम लोग। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन which consumes about 1 kilowatt of electric power when operated at 220 वोल्ट, जो हमारा प्रेस है वो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है एट 220 वोल्ट पे, है ना। तो अ करंट ऑफ 1000 अपॉन 220 एम्पियर दैट इज 4.54 एम्पियर। तो एक प्रेस को कितना एनर्जी चाहिए? 4.5 एम्पियर का अप्रॉक्स करंट चाहिए उसको काम करने के लिए, है ना। तो एक प्रेस लगभग कितना एम्पियर करंट यूज करता है? 4.5 एम्पियर, है ना। ठीक है। इन दिस केस 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज। तो अब देखो 4.54 पे काम कर रहा है तो लगभग हमने 5 एम्पियर पे हमने फ्यूज यूज कर लिया। अगर 5 एम्पियर से करंट इंक्रीज होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? समझ में आई बात? अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? You have studied in your class that the rate of doing work is power. Rate of doing work is known as power. कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर, है ना। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, या इसी को मतलब कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कंज्यूम करे ले रहे हैं, ये हमारा क्या है? पावर है, ठीक। तो इट गिव्स द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करे ले रहा है विद इन अ टाइम पीरियड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ पे तुम I की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो। देखो क्या है? P इज इक्वल टू वी आई, और हम लोगों ने देखा V इज इक्वल टू आई आर होता है, और पावर में V की वैल्यू हम लोग अगर आई आर रख दें, आई आर इंटू आई, है ना, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, आई इंटू आई बराबर आई स्क्वायर और इंटू आर। तो ये क्या हो गया? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। और इसको फर्दर हम लोग अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो वी स्क्वायर अपॉन आर भी निकल आएगा। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे आया, ये हमको तुम जो है सॉल्व करके बताओगे आप लोग, ठीक। अब देखो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज वॉट। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वॉट का मतलब क्या हुआ? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ, तो ये वॉट क्या होता है? वॉट इज इक्वल टू इट इज़ अ पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस। जैसे मान लो एक कोई डिवाइस है, जैसे आयरन है, तो वो क्या करे? हीटिंग आयरन जैसे प्रेस है ना। इट कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और एक अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का करंट, तो वो क्या कहलाएगा? 1 वॉट कहलाएगा, ठीक। ये उसका फॉर्मूला। तो द यूनिट ऑफ वॉट इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। तो वॉट जो है जनरली स्मॉल यूनिट है, और हम लोग थोड़ा सा बड़ा यूनिट लेके कैलकुलेट करते हैं, वो है किलोवाट, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट, मतलब 1 वॉट, है ना, और 1 किलोवाट। 1 वॉट जो है छोटी यूनिट है, तो हम लोग 1 किलोवाट का यूज़ करते हैं, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है, ठीक। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, है ना, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट आवर। मतलब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम कर ले रहा है और कितने समय में कंज्यूम कर रहा है, वो टाइम उसका, है ना। यही तो बात है, कितना समय वो कंज्यूम कर रहा है, समय कितना ले रहा है, ये भी तो। इसलिए हम लोग मेज़र कैसे करते हैं? वाट आवर में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ले रहा है और कितने समय तक चल रहा है ना, तो वो वाट आवर में नापते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, ये है। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या है? वॉट, ठीक। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर। 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। तो
1 watt hour of energy is 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. समझ में आई बात? 1 watt of power is used for 1 घंटा के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 watt hour. द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ किलो वाट आवर. कॉमर्शियल यूनिट जैसे हम लोग के यहाँ जो मीटर बोर्ड लगा है उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नापते हैं वो किस में नापते हैं, किलो वाट आवर में, कॉमनली नोन एज यूनिट है ना. उसको हम लोग या 1 यूनिट है बिजली है कंज्यूम हुआ है या 10 यूनिट ऐसे तो नापते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं किलो वाट आवर में. तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 300 सेकेंड 3600 सेकेंड्स. तो 1 किलो वाट आवर में क्या हो गया, अगर 1 किलो वाट ऑफ एनर्जी 1 घंटा कंज्यूम हो रहा है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल. ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, कि 1 किलो वाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या निकालोगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल. कैसे निकालोगे, 1 वाट इतना और 1 घंटे में इतना सेकेंड, तो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा. Many people think that electrons are consumed in an electric circuit. This is wrong, है ना. तो इलेक्ट्रिक जो बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते हैं. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स को खा लिया गया. बात यह है कि जो हम लोग एनर्जी जो पैसा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वो किस लिए देते हैं कि जैसे अभी लाइट चली गई तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रुक जाएंगे, है ना. हम लोग जो है पैसा देते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का पैसा देते हैं, है ना. जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, है ना, उसका पैसा हम लोग देते हैं. बाकी इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते. मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले 10 मूव कर रहे थे, अब 6 है, अब 5 है या 4 है, ख़त्म नहीं हो रहा है. वो इलेक्ट्रॉन 10 के 10 बने हैं, लेकिन वो जो मूव करते हैं उसको मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हम पैसा देते हैं. ठीक है. वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज़. ठीक है. अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना. और ये जो व्हाट यू हैव लर्नड ये आप पढ़िए, रिवाइज कर लीजिए. हाँ, ये जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये आप जो है इसको खुद से रिवाइज करिए, और जो ना समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए. उनका हम ये एक्सरसाइज आप खुद से करिए, और जो भी नहीं आपको प्रॉब्लम आती है जिन भी क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका आंसर करेंगे. ठीक है. और अगला चैप्टर क्या होना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उस हिसाब से क्लास को आगे बढ़ाई जाएगी. ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.